परिमित और अपरिमित एपी, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। ये पढ़ने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, और आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको समझिए, बहुत इजी है। परिमित कहने का मतलब फाइनाइट और अपरिमित कहने का मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिस असंख्य, अनगिनत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा समांतर श्रेणी हो, ऐसा एपी हो जिसमें पदों की संख्या अनगिनत हो, अपरिमित हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अनंत हो, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमित, इनफाइनाइट एपी। अगर कोई ऐसा एपी हो जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, मुझे पता है कि सर यहाँ पर 5 टर्म है, 20 टर्म है, 18 टर्म है, तो हम कहेंगे सर वो फाइनाइट एपी हो जाएगा। और अगर हमें पता ही नहीं हो कितने पद हैं, तो हम कहेंगे सर वो इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे सर फाइनाइट और इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको परिमित कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसको अपरिमित कहेंगे, सिंपल सा। अब अगर मैं आपको 2 एपी दिखाऊं, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 को आप देखकर बताओ, आप इसको क्या बोलोगे, परिमित एपी या अपरिमित? परिमित। परिमित। यहाँ पर आप देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर पहला पद कितना है, पहला पद 5 है, और मैं पहले उदाहरण की बात करूं तो लास्ट टर्म कितना है, आप बोलोगे सर आखिरी टर्म यहाँ पर 20 है, 20 के बाद कोई डॉट नहीं लगाया गया, 20 के आगे कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा लास्ट टर्म है सर। ऐसा ही बोल सकते हो सर, अगर किसी एपी का हमें लास्ट टर्म दिख रहा हो ना, अगर लास्ट टर्म मुझे पता हो, इन दैट केस क्या बोलेंगे, सर ये हमारा परिमित एपी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सर ये हमारा परिमित संख्या है, मतलब इसमें पदों की संख्या आप काउंट कर सकते हो, परिमित एपी है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कितने पद हैं, 6 पद है, तो पदों की संख्या निश्चित है क्या, बताओ, फिक्स है, बताओ, पदों की संख्या निश्चित है, तो कहेंगे सर ये परिमित एपी हो गया, फाइनाइट एपी हो गया। और अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सेकंड एग्जांपल में अगर आपसे पूछूं कि पहला पद कितना है, आप सभी लोग बोल दोगे सर पहला 5 है, लेकिन मैं बोलूं कि लास्ट टर्म कितना है, सर नहीं पता, इसका लास्ट टर्म कोई नहीं है ही नहीं पता, तो आप बोलोगे सर 20 नहीं है, देखो दिख रहा है 20, लेकिन इसके आगे डॉट लगा दिया ना, डॉट लगाने का मतलब क्या होता है, बोलेंगे सर और बढ़ेगा, तो यहाँ पर 5 में 3 जोड़ा गया था, प्लस का 3, यहाँ पर देखो प्लस का 3, तो अब आगे बोलोगे सर ये अगला टर्म 23 हो जाएगा, अगला टर्म 3 और जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, अगला टर्म 29 हो जाएगा, 3 जोड़ते जाइए आपका टर्म बढ़ते जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक आप नंबर लाइन इमेजिन करिए, 1 2 3 4 लिखने के बाद आप लोग डॉट लगा देते थे, डॉट क्यों लगाते थे, क्योंकि आपको पता है सर कहां तक लिखते जाए, अनंत तक जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे सर डॉट लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है, डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ, सर वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी एपी में अगर डॉट लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सर ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, आप बोलो पदों की संख्या नहीं गिन सकते, आखिरी पद मुझे पता ही नहीं है, तो हम कहेंगे सर पदों की संख्या नहीं गिन सकते, एन क्या है हमारा, पदों की संख्या अनिश्चित है, ठीक है, तो हम कहेंगे सर अनिश्चित पदों की संख्या रहेगी, तो इसको हम अपरिमित एपी कहेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे सर, अपरिमित यानी इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिमित। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो एक चीज डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, दूसरा चीज क्या है कि हमारे पास कंसेप्ट पता होना चाहिए, पहचानने आना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है ना, मैं नहीं बताता आपको, जनरली कई बार आप देखते होगे मैं बोल देता हूँ कि डेफिनेशन आपके कोई काम का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वाला जो डेफिनेशन है ना, आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, रिक्त स्थान को भरिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या डैश हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो परिमित समांतर श्रेणी लिखा रहेगा तो बोलना निश्चित, यहाँ पर आप निश्चित भर दोगे, ठीक है, तो पदों की संख्या अगर निश्चित रहेगी तो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। पदों की संख्या अगर अनिश्चित रहेगी, अनिश्चित मतलब इनफाइनाइट, तो उसको अपरिमित बोलेंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पदों की संख्या अनिश्चित हो तो ऐसे समांतर श्रेणी को डैश समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अनिश्चित है तो अनिश्चित के केस में हम बोलेंगे सर अपरिमित। समझ में आया। तो डेफिनेशन में क्यों लिखने बोल रहा हूं, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पदों की संख्या निश्चित परिमित, पदों की संख्या अनिश्चित अपरिमित। पहचानने में तो कोई इशू है नहीं, डॉट रहेगा
अपरिमित, डॉट नहीं रहेगा, परिमित। ठीक है, तो पहचानना तो बहुत ही आसान है। मुझे बता दो जल्दी से, 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसका आंसर एक बार में बता दीजिए। सर फर्स्ट परिमित है, सेकंड है परिमित, थर्ड भी है परिमित। ठीक है, तो परिमित के लिए आप पी लिख दो और अपरिमित के लिए आप ए लिख दो। PA पी ए ए, और लास्ट वाला नहीं सुना दिया, P पी। तो यहाँ पर बोलेंगे सर, यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म 28 है, फर्स्ट टर्म 22 है, समांतर से तो बोल ही रहा है, चेक नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे सर पहला वाला क्या है, परिमित है। ठीक है, मतलब फिक्स है, तो फिक्स है तो परिमित हो गया, डॉट नहीं है, परिमित हो गया। यहाँ पर डॉट आ गया सर, अपरिमित हो गया। ठीक है, डॉट मतलब अपरिमित। यहाँ पर डॉट आ गया सर, अनंत, अनगिनत, तो अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, तो अपरिमित हो जाएगा। और लास्ट वाला यहाँ पर डॉट नहीं है सर, आखिरी पद 10 है, पदों की संख्या निश्चित है। देखो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, आप सोच सकते हो सर यहाँ पर पदों की संख्या निश्चित है, पदों की संख्या काउंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं सर ये हमारा क्या होगा, परिमित होगा। ठीक है, मुझे बताइए अंतिम पद कौन से श्रेणी में आपको पता होता है, परिमित में या अपरिमित में? परिमित परिमित में। परिमित में अंतिम पद पता होता है और अपरिमित में अंतिम पद नहीं पता होता है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस पे 2 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन, बच्चों वाला है, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हो। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, सर पोल हालांकि में इसमें है। 2 ही आप, हाँ पोल में है, देखो 2 ऑप्शन है ना, मैं इसको थोड़ा 2 ऑप्शन हटा देता हूँ क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके लिए। चलो पोल मैंने ऑन कर दिया, पोल ऑन है आपका। सर कर दिया। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है क्या, इसमें कुछ, इसमें क्या ही कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको देखना है कि ये पहचानना है कि ये वाला जो श्रेणी लिख रखा है वो ये परिमित है या अपरिमित है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। 13 आंसर आए और 13 सही। क्लास में कितने बच्चे हैं? 27 है, बाकी बच्चे करिए। 15 आंसर आ चुका है, 17 आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल इस 20 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा क्योंकि इसमें तो टाइम नहीं चाहिए, इसमें तो कैलकुलेशन है ही नहीं। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड में इस पोल को एंड किया जा रहा है। 21 आंसर आए हैं, 21 में 19 आंसर सही है, 22 में 20 आंसर सही है। लास्ट 10 सेकंड, इतना टाइम भी नहीं लगेगा ऐसे, इतना टाइम दे रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बस देख कर आपको आंसर कर दोगे। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्लास में 27 बच्चे, 27 में 22 आंसर आया है, मतलब 5 बच्चों का आंसर नहीं आया। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कस करने का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर बोल सकते हो जो एपी लिखा गया है सर, इसके लास्ट में कोई भी डॉट नहीं लगाया गया। डॉट नहीं लगाने का मतलब क्या हो गया, इसमें पदों की संख्या निश्चित है। अगर मैं बोलूं पहला पद -7, लास्ट टर्म कितना है, आखिरी पद आपका 3। ठीक है, तो बोलेंगे सर लास्ट टर्म 3 है यहाँ पर, तो लास्ट टर्म मुझे पता है, पदों की संख्या निश्चित है। कितने पद हैं आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो कहेंगे सर 6 पद है, निश्चित है पदों की संख्या, तो ये परिमित होगा। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, डॉट नहीं है तो ए होगा, परिमित होगा, डॉट रहेगा अपरिमित हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 सिमिलर क्वेश्चन है, बस आप पोल में आंसर कीजिए और काफी अच्छा मौका है कि आप सही करो इस क्वेश्चन को, आपका ऐसे डेटा सही होते जाएगा ना। चलो सर पोल दे दो। पोल ऑन है, पोल अभी दिख रहा होगा। कर दिया सर। ठीक है, ओके शमीर। तो यहाँ पर एपी लिखा गया 3 7 11 15 19 के बाद कुछ डॉट लगाए गए। ठीक है, तो ये डॉट का मतलब क्या होगा? तीन 7 11 15 19, और यहाँ पर चेक करने मत बैठ जाना कि एपी में है या नहीं है। यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि गिवन एपी दी गई समांतर श्रेणी, तो चेक नहीं करना एपी है या नहीं। सर अभी भी गलत है सर, 2 बच्चों के आंसर। हाँ, अभी भी 2 बच्चों का आंसर गलत है, होना तो नहीं चाहिए इसमें, इसमें तो नहीं गलत होना चाहिए। देखो एक चीज हो सकता है कि आप जल्दबाजी में आंसर कुछ क्लिक कर दे रहे हो, ठीक है, तो ये तो आप
सुधारिए, क्योंकि बहुत दिन से क्लास कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि आप अपने आंसर को लिख लिया करो कॉपी में, ए या बी, फिर जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज सही होनी चाहिए। लास्ट 15 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी बच्चे जाइए, 15 सेकंड और है, बिल्कुल टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। लास्ट 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 20 बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 22 बच्चों ने दिया था, फिर 2 बच्चों का आंसर इसमें क्यों नहीं आया जिन्होंने लास्ट आंसर दिया था। चलो पोल को अब एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैट आपका ऑन है आपका। देखो यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर पहला पद तो ठीक है मुझे दिख ही रहा है 3, लेकिन मैं बोलूँ कि लास्ट टर्म बताइए, आखिरी पद बताइए, क्या होगा। नहीं बता सकते, 19 को आखिरी पद नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगाया गया है। तो ये जो एपी है अनंत तक बढ़ते जाएगा, इन्फिनिट तक बढ़ते जा रहा है। तो कहेंगे सर अनंत तक बढ़ते जाएगा, तो ये अनंत वाला अपरिमित एपी है, इसकी पदों की संख्या हम नहीं बता सकते, पदों की संख्या अनिश्चित है, ठीक है, लास्ट टर्म नहीं बता सकते। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, 2 बच्चों का आंसर गलत था, ठीक है। तो ये गलत होगा। यहाँ पर जब भी सिंपली मैंने बोला कि अगर डॉट नहीं रहेगा तब परिमित होगा, डॉट आ जाएगा तो अपरिमित होगा, ठीक है। इससे आसान क्या है बोलूं, ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। सर और ठीक पोल है, पूछ लो। इस टॉपिक में नहीं पूछते, इसमें क्या है पोल पूछूं, ठीक है। क्वेश्चन पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, अगला जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टार्ट हो रहा है एपी, और इसके बाद जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है किसी एपी का। तो जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, एपी बनता कैसे है, बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एक एपी लिखूं और उसके थ्रू समझना चाहते हैं कि एपी बनता कैसे है, जैसे कि समझिए अगर मैं एक एपी लिख रहा हूं या फिर कोई एक नंबर लिख रहा हूं, 3 7 11 15 कुछ एक लिस्ट लगा दिया, और मैं आपसे पूछूं कि एपी है या नहीं है, बताइए। यस सर है। तो चेक करोगे तो आप बोलो सर यहाँ पर हम सार्वंतर निकाल कर चेक करेंगे, अंतर पहले चेक करेंगे। 3 और 7 का अंतर कितना होगा, 7 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा। आप 11 में से 7 घटाओगे तो आपको फिर से 4 मिलेगा। 15 में से 11 घटाओगे तो फिर से आपको 4 मिल जाएगा। तो सार्वंतर 4 का है। तो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो सर डी का जो वैल्यू आया, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आपका 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर मैंने घटा कर देखा 4 आया था, यहाँ पर मैंने घटा करके देखा था, यहाँ पर हमारा 4 आ गया था, और 15 में से 11 घटाया तो मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर डी का वैल्यू 4 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है, सर 3। 3 है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, पहला टर्म ये वाले को हम कहते हैं ए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 आ गया। अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब समझिए ये एपी एक्चुअली बना कैसे होगा। जो भी आपका सार्वंतर है ना 4, इस 4 को जोड़ जोड़कर एपी लिखा गया है। पहला टर्म आपने 3 लिख दिया होगा, ठीक है, पहला टर्म को मैं 3 के नीचे 3 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये समझिए 3 के नीचे मैंने 3 ही लिख दिया। अब 7 कैसे आया होगा, 3 में आपने 4 ऐड किया गया होगा, 3 में आपने प्लस का 4 किया होगा। तो यहाँ पर 3 में एक बार आपने 4 ऐड किया तो 7 मिल गया, ठीक है, जो भी आपका सार्वंतर है वही ऐड किया। तो उसके बाद क्या किया, अगला टर्म कैसे मिला होगा, फिर से 7 सर में इसमें भी 4 जोड़ इसमें दिया। भी 4 जोड़ दिया होगा। मतलब आप बोलोगे सर 7 में 4 जोड़ा प्लस 4 फिर से किया, मतलब 7 का मतलब 4, 3 प्लस 4 ही है ना, इस 3 प्लस 4 में 7 जोड़ दिया, मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस 4 प्लस 4 है, ऐसा बोल सकते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 4, ये 11 आ जाएगा। अब इस 15 को क्या बोलोगे, सर फिर जो ऐसे सर 15 है जोड़ दे चले जाएंगे अगेन 4 अगेन 4 जोड़ दिया गया होगा, ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो कहेंगे सर 11 में 4 जोड़िए। अब 11 को आपने बोला है सर 3 प्लस 4 प्लस 4, मतलब आप बोल सकते 3 प्लस 4 प्लस 4 जो 11 है, इसमें एक बार और 4 जोड़ दिया गया होगा, यही चीज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो टर्म है ये तो आपका ए था, 3 का वैल्यू तो आप बोलोगे सर अगर जनरली के फॉर्म में लिखें, अगर कोई नंबर के फॉर्म में लिखें, वेरिएबल के फॉर्म में लिखे तो ए कह देंगे। 3 प्लस 4 को बोलोगे सर ये ए प्लस डी है, 3 का वैल्यू ए हो गया और डी 4 का वैल्यू क्या होगा हमारा डी हो गया, ठीक है, ए प्लस डी है। ये वाले टर्म को आप अगर देखोगे तो इसमें डी कितने बार ऐड किया, 3 जो है, ये 3 तो ए है आपका,
और यहाँ पर 4+4 को बोलोगे सर ये D+D है, ठीक है, D+D है आपका, क्लियर। उसके बाद बोलेंगे सर ये वाला जो 3 है, ये तो अगेन आपका यहाँ पर ए लिखा हुआ है, या फिर इसको ए लिख दीजिए, यहाँ पर जो मैंने 3 लिख दिया ना, इसको आप ए लिख दीजिए, ये 3 जो है आपका ए है। और जो 4+4+4 किया गया वो 3 बार डी को आपने जोड़ा है, D+D+D आपका कर दिया, यही चीज करके हमारा एपी बन रहा है। अब इसको और आगे हम जोड़ करके लिखे तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ठीक है। ये हमारा जो टर्म लिखा हुआ है इसको आप बोलोगे सर A+D लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखोगे सिंप्लीफाई करके, A+D+D कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। A+D+D कितना आ जाएगा, A+3D आ जाएगा, 3 बार डी ऐड किया। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो एपी बन रहा है, अगर इन जनरल कोई नंबर के फॉर्म में ना लिख करके मैं एक जनरल ABCD के फॉर्म में लिखूं, तो आप कह सकते हो सर पहला टर्म आपका, यहाँ पर समझिएगा, पहला टर्म ए लिखोगे, उसके बाद अगला जो टर्म आएगा इसमें एक कॉमन डिफरेंस डी है, अगर सार्वंतर डी है तो डी जोड़ दोगे, A+D लिख दोगे। इसके बाद बोलेंगे सर अगला टर्म क्या आएगा, एक बार डी और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर A+2D आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, एक बार डी और ऐड करिए, A+3D आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, A+4D आ जाएगा। मतलब उस डी को ऐड करते जा रहे हैं, ए से स्टार्ट किया, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। तो इसको आप क्या बोलते हो, हमारा एपी का एक समान व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म। समझ में आया, ए और डी का वैल्यू बदलते जाएगा और एपी हमारा बदलते जाएगा, कभी ए का वैल्यू 5 लेंगे, कभी ए का वैल्यू 2 लेंगे, कभी ए का वैल्यू -5 लेंगे, डी का वैल्यू बदलते जाएंगे और ये हमारा एपी बनते जाएगा। तो जनरल फॉर्म जब भी लिखने के लिए बोला जाए तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म A+D, A+2D, A+3D, A+4D, बता दीजिएगा कि ए क्या है हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद है, प्रथम पद, और डी क्या है हमारा सार्वंतर है। कंफ्यूज करने के लिए आपको अब कभी एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए कि पहला पद ए लिख दिया, दूसरा पद लिख दिया A-D, तीसरा पद लिख दिया A+2D, चौथा पद लिख दिया A-3D, फिर यहाँ लिख दिया A+4D, ये जनरल फॉर्म होगा क्या, व्यापक रूप होगा? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा सर एक बार यहाँ पर घटाया गया, यहाँ पर जोड़ा गया, फिर यहाँ घटाया गया, यहाँ जोड़ा गया, तो ये हमारा व्यापक रूप नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। या तो ऑप्शन में दे सकता है या फिर आपको ऐसे लिख कर दे सकता है, ठीक है। तो आपको फिर हमारा जनरल फॉर्म नहीं होगा, सभी में डी को प्लस करते जाना है। हाँ जी बताइए सर, अगर सर ये समांतर श्रेणी नेगेटिव में होती तो सर माइनस आता, सर ए माइनस, फिर से बोलिए सर ए सर। माइनस। अगर इसको समांतर श्रेणी बनाना हो तो हम ऐसा लिखेंगे A-D, मतलब जैसे आप याद करोगे डी तो नेगेटिव भी हो सकता है, हम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ A-D लिखा, अगला टर्म क्या लिखना होगा, A-2D लिखना पड़ेगा। अब 2 बार डी घटाइए, अब बोलेंगे सर 3 बार डी घटाइए, A-3D लिखेंगे, A-4D लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर समांतर हाँ, बोलो। श्रेणी नेगेटिव में होगी तो सर ऐसे लिखना है। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या है, फिर से बोलो क्वेश्चन क्या है, आप एपी में होगा या नहीं? एपी में तो होगा सर ही। मैं ऐसा पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी जो सर नेगेटिव में होगी तो सर ऐसे लिखना है A-D, A-2D। नहीं ये बोला नहीं जाएगा, देखो सिंपल समझो, ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आपसे नहीं बोला जाएगा नेगेटिव में लिखिए, आपसे जनरली बोला जाएगा एक व्यापक, या फिर बोला जाएगा, या फिर आपके कहीं क्वेश्चन में मान लो कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ कंसेप्ट ऐसे पढ़ते हैं जिसका हमें यूज करना होता है, भले ही हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कभी अगर आपको जनरल फॉर्म लिखना हो ना तो आप हमेशा ऐसे ही लिखिए, A+D, A+2D, हमेशा ये लिखिए, A+3D, कभी माइनस वाला यूज ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपसे, लेकिन सोचो मैं बोल कह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा लिख दे कि A-D, A-2D, मैं बता क्यों रहा था ये चीज, A-2D, A-3D, आपसे पूछता है कि एपी में है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी एपी में है, ठीक है, ये भी एपी में है, क्योंकि यहाँ पर डी घटते जा रहा है, ठीक है। तो एक घटते क्रम में हमारा एपी हो गया, तो एपी होगा। लेकिन जनरल फॉर्म की जब बात करेंगे तो जनरल फॉर्म तो यही वाला लेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म हम इसी को लेंगे। समझ में आया, व्यापक रूप ऊपर वाला लेंगे सर मैं प्लस ये वाला, क्लियर कर रहा था। तो अब समझ में आ गया। यस सर। तो मैं एक लाइन में फिर से इसको समराइज कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर, कि अगर कभी भी व्यापक रूप लिखना रहे या हमें जरूरत होगा तो ऑलवेज हम लोग ये वाला यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी हमसे पूछा जाए कि ये एपी में है या नहीं है तो बोलेंगे हाँ यह भी एपी में है, लेकिन जनरल फॉर्म तो यही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है, और पूरे जो एपी चैप्टर है आपका, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको आप जितना वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हो लगा लीजिए,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो ये समझते हैं। अब इसके कंसेप्ट को समझने के पहले सीधे मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, nth टर्म के आने का मतलब। मैं जनरली कोई एपी लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास एक एपी है, बहुत ही सिंपल सा, 3, 5, 7, 11, 13, कुछ इस तरीके से हमारा एपी। मैं बोलूं कि यहाँ पर पहला पद का वैल्यू कितना है, तो आप बोलो सर पहला पद ए लिखते हैं और यहाँ पर 3 आ जाएगा, सभी लोग बता दोगे। मैं बोलूं यहाँ पर कि चौथा पद कितना है, चौथा पद 9 11 तो यहाँ पर आप काउंट कर लोगे सर, 1, 2, 3, 4, तो चौथा नौ। पद आपका 9 मिल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि छठा पद, सिक्स्थ टर्म 13 13 13, तो यहाँ पर से आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, छठा पद हमारा 13 है। मैं आपसे बोलूं कि चलो 20वां पद बताइए, अब 20वां पद हम इस तरीके से लिख कर नहीं करेंगे, काउंट करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब चलो आप में से कोई बच्चे, अच्छा मैं आपसे आंसर नहीं मांग रहा, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं जहां पर कंसेप्ट पर ले जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 20वां पद, तो 20वां पद आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इसको लिख कर भी कर लें, या मैं भी लिख सकता हूँ 20 पद, वहां से काउंट कर लेंगे। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे 205वां पद बताइए, अब ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए कि मैं 205 पद लिखूं और उसको काउंट करूं, ठीक है। और 205 भी अगर लिख दोगे, अगर मैं बोल दूं फिर कि 2000वां या 20,000वां पद बताइए, अब ये तो बहुत डिफिकल्ट है सर, 20,000 पद लिखना, उसको काउंट करना, ठीक है। तो अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम कोई एक पदों सीधे बता दे, 20वां पद क्या है, 18वां पद क्या है, 13वां पद क्या है, तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो यही लिखने का, इसी को समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है। फॉर्मूला कुछ बच्चे बता भी रहे थे क्लास के स्टार्टिंग में, लेकिन डिराइव भी हम लोग करते हैं कि समझते हैं वो आया कहाँ से, ठीक है। जैसे समझिए कि छठा पद, 20वां पद, 18वां पद का क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि लिखने का रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे हम लोग, इसी पेज पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले पद को क्या लिखते हैं, पहले पद को आप कहते हो ए, या फिर इसको हम चाहें तो A1 भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये होता है, अगर मुझे सेकंड पद चाहिए, सेकंड टर्म या सेकंड पद, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है उसको लिखते हैं हम लोग A2, ठीक है। A2 लिखने का मतलब क्या हुआ, सेकंड टर्म, दूसरा पद। मुझे अगर चाहिए होगा 20वां पद, मुझे बताओ कैसे लिखोगे आप, जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, A20। तो A20 मैं आपसे आगे जाकर के ना ये नहीं लिखूंगा, ये आपके एग्जाम में भी नहीं लिखा रहेगा, आपका ये लिखा रहेगा। तो A20 लिख के समझ जाना कि 20वां पद की बात की जाती है। अगर मैं लिख रहा हूँ A7, इसका मतलब क्या होगा, 7वां पद 7वां पद की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां से मैं इसको समझाने के लिए ले रहा हूं एक हमारा जनरल फॉर्म, जो एपी लिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां समझिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, जिसको आप चाहो तो A1 में लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म हमारा A1 है। उसके बाद बोले सर सेकंड टर्म क्या है, ये वाला है, ठीक है, A+D लिखते हैं, सेकंड टर्म A+D आया, जिसको आप A2 लिख दोगे। तीसरा पद क्या है, A+2D, जिसको आप चाहो तो A3 लिख सकते हो। चौथा टर्म क्या है आपका, A+3D, जिसको आप चाहो तो A4 लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या हमारा पांचवा पद, जिसको हम A5 लिखेंगे, ठीक है। समझिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पांचवा पद, देखो मैं पांचवें पद से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस समझते जाइएगा, आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। पांचवा पद, आप इसको लिखने के लिए क्या लिखोगे, A5। A5 क्या है आपका, जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो पांचवा पद आपका दिख रहा है A+4D, है कि नहीं, है ना A+4D, बताइए। तो यहां पर आप बोल रहे हो सर हमारा A+4D लिखा हुआ है, पांचवा पद आपका A+4D है। अगर मैं बोलूं कि चौथा पद क्या लिखा हुआ है, A4 कितना है, आप क्या बोलोगे, A+3D A+3D। आपने ये देख लिया सर, यहाँ पर चौथा पद है, ये A+3D है। चौथा पद आपका जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको A+3D। मैं आपसे बोलूं कि मुझे तीसरा पद क्या है, A+2D A+2D, तो यहाँ पर से आपने देखा कि A3 का वैल्यू A+2D है, A+2D। अब यहां से कुछ आपने पैटर्न नोटिस किया क्या,
एक यस छोटा सर। सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है कि देखिए सर, यहाँ पर जब आपने Yes, sir. पांचवा पद लिखा तो यहाँ पर 5 से कम था, 4 था, मतलब 4 बार डी जोड़ा। जब आपने चौथा पद सोचा तो आपने 3 बार डी जोड़ा। जब आपने तीसरा पद लिखा तो आपने 2 बार डी जोड़ा। जब आप दूसरा पद लिख रहे हो तो 1 बार डी जोड़ोगे। और जब आप पहला पद लिख रहे हो तो पहला पद है ही नहीं, डी जोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। मैं फार्मूला पर तो आऊंगा ही, पहले आप ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे डायरेक्ट A7 बताइए, 7वां पद, तो क्या लिखेंगे? A plus A D. plus 6D। 6D। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मुझे 7वां पद चाहिए तो एक कम लिखेंगे, 6 बार डी जोड़ेंगे। ठीक है, अगर मुझे कभी 20वां पद चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे? A plus A plus 19D। A plus 19D। ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पर सर अगर 20वां पद है तो यहाँ पर 20 में से 1 घटा देंगे, 19 बार डी जोड़ेंगे। अगर मुझे 100वां पद चाहिए होगा तो मैं कितने बार डी को A जोड़ूंगा? plus 99D। A plus 99D। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर कर रहा है कि सर A100 बराबर A plus 99D। तो जनरली अगर मुझे कभी बोला जाए कि AN बताइए, nवां पद, ठीक है, nth टर्म, तो कहेंगे सर A प्लस, यहां पर से क्लियर है, एक कम। देखो यहाँ पर 7 था, 7 में से 1 कम किया, 6 आया। 20 में से 1 कम किया, 19 आया। 100 में से 1 कम किया मतलब घटाया तो 99 आया। तो यहाँ पर अगर आपका n है तो n में से 1 कम करेंगे, n में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? n-1 मिलेगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा n-1d। तो फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ है, बस एक लॉजिकल सा फॉर्मूला है। ठीक है, बस लॉजिक लगता है कि यहाँ पर A7 में 6 बार डी जोड़ा, 20 बार था तो 19 बार डी जोड़ा, 100 बार था तो यहाँ 99 बार डी जोड़ा, एक कम किया तो n है तो यहाँ पर n-1 करेंगे। तो सीधे सीधे आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो इस पेज की भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला तो यहाँ पर ही मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, जो अगले पेज पर आएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, an बराबर A plus n-1d। तो आपको बस बताना होगा कि A क्या है और D क्या है। तो यहाँ पर बोल दीजिएगा सर हमारा nवां पद, ऐसे लिख देना, किसी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, तो nवां पद an का जो फॉर्मूला होता है वो A प्लस पहला पद प्लस n-1। ठीक है, n-1 इंटू डी करेंगे। क्लियर हुआ इतना? बताइए, इज इट क्लियर? चलो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे, अच्छा पोल कर लेंगे पहले, इसको कंसेप्ट को समझो, अदरवाइज पोल दे दूंगा तो गलती कर दोगे। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर A25, मुझे बताइए इसको क्या लिखोगे? A plus 24D। और ये जो Plus आपने बोला ना, 24D। ये जो आप लोग बोल रहे हो डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ये मत करना है कि A+25-1 फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ नहीं। डायरेक्ट बोलिए सर यहाँ पर 25 है तो एक कम कर दीजिए, यहाँ पर 24 लिख दीजिए, 24D। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, 25 बराबर यहाँ पर A+24D, 24 बार डी जोड़ना है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता कि मुझे बताइए A-5, ये बताइए। सर A minus 4D। A minus 4D. A minus 4D। ऐसा सही है? Yes sir। यस सर। सभी लोग गलत अगर मैं बोलूं तो A-4D अभी भी गलत है। एक कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, देखो n में से -1 कर रहे हैं। एक तो कंसेप्ट ये गलत है, मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ। n-1 कर रहे हैं तो -4 -1 कितना आएगा? -6। अच्छा 5। -5 है ना, Minus- -5 -1, तो ये कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। मतलब जो लॉजिक आप लोग लगा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा। देखो मैं ये नहीं बोला कि सही में लिख रहा हूँ, अभी मैं गलत ही लिख रहा हूँ। आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगा, अभी मैं गलत ही लिख रहा हूँ। A-6D आप लोग के लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है ना सर, यहाँ पर -6 आया, यहाँ पर -6D लिख दीजिए, है ना, -5 -1। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने जब A-4D लिखा, मैंने क्या बोला? गलत था। A-6D लिखा, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मुझे बताइए, चलो मुझे बताइए, एक लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एपी को भूल जाओ। मैं यहाँ पर कुछ बच्चों को बना रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम कैसा ही बनता है मैनेज कर लेना। कुछ बच्चे पंक्ति में खड़े हैं, जहाँ आप लोग प्रेयर करते होगे स्कूल में।
यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, यहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पोजीशन आपको पता है। इस सभी का नाम मैं दे रहा हूं, नाम क्या लिख दूं, P Q R S T। मैं बोलूं तीसरा बच्चे का नाम बताइए, थर्ड बच्चे का नाम। R R मैं बोलूं पांचवें बच्चे का नाम बताइए। fifth T is equal to T. मैं बोलूं माइनस तीनवां बच्चे का नाम बताइए। Sir minus 4D. Yes, sir, माइनस, minus SD. अरे माइनस तीनवां बच्चा क्या होगा, आप कहोगे सर पहला Min- बच्चा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, माइनस तीनवां नहीं होगा। ये कैसे बोलोगे सर, पहला बच्चा से स्टार्ट होगा ना। नंबर आप लिखते हो, नंबर पॉसिबल होता है सर 0 1 2 3 4 ऐसे, इसके इधर आता है ना -1 -2 -3। अब माइनस तीनवां बच्चा तो इधर होगा कहीं, और वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। फिजिकली सोचिए थोड़ा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, yes sir. तो अगर sir मैं कुछ बच्चों को लाइन में खड़ा करता हूं तो पहले बच्चे से स्टार्ट होगा, दूसरा बच्चा होगा, तीसरा बच्चा होगा, चौथा बच्चा होगा। माइनस पांचवा बच्चा क्या होता है, माइनस तीसरा बच्चा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस तीनवां पद माइनस पांचवा पद नहीं होगा। तो जो मैंने पूछा था एक बस कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन पूछा था, आप बोलते कि सर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा। मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पर मुझे बताइए 28वां बच्चा क्या होगा, बताओ, होगा क्या, नहीं Sir, होगा। नहीं होगा. नहीं होगा। बोलो सर ये कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, सर दूसरा बच्चा होगा चाहे तीसरा बच्चा होगा, इसके बीच में तो कुछ नहीं है, ठीक है, 28वां बच्चा नहीं होता, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा पूछ रहे हो, गलत सा, ठीक है, तो बोल दो गलत है, नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब गलत नहीं है, लेकिन हम बोलो सर ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसी तरीके से कभी भी आपसे अगर बोला जाए कि ए 3.5 बताइए, बोलोगे सर नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, जबरदस्ती का मत लिखिएगा, ठीक है, बोलोगे सर ये नहीं होता। मैं बोलूं A -3 नहीं होता, समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, ऐसा कभी sir. आ जाए, अब आ गया जनरली नहीं समझ में. आता, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल था तो ये बता दिया, तो ये समझिएगा ये सारी चीजें नहीं सर अब एग्जिस्ट कॉल करती। पूछ लो सर, 3 मिनट रह पोल नहीं गए. करते, हाँ पोल नहीं करते, स्टॉप टाइम हो चुका है, 3 मिनट बचा हुआ है अभी क्लास में। तो अभी क्या करते हैं, बस इसको एक चीज और मैं बताकर इस क्लास को एंड करता हूँ। इसके जो भी पोल होंगे अगले क्लास में कर लेंगे। देखो बस यहाँ से एक जो कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन, an बराबर a+n-1d मैंने लिखा। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि फॉर्मूला का यूज क्या करेंगे, बताओ आप लोग सोचकर, इस फॉर्मूला का क्या यूज है। पद निकालने के लिए। पद निकालने के लिए, आपने जो बोला पद निकालने के लिए, nth टर्म या nवां पद निकालने के लिए, मतलब क्या इसका यूज करेंगे हम 20वां पद निकालने के लिए, Yes, 15वां sir. पद निकालने के लिए, छठा पद निकालने के लिए, यस। तो ये एक यूज है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वन ऑफ द यूज है, एक यूज, इसके बहुत यूज है, उसमें से एक यूज ये भी है कि nवां पद निकालेंगे। सिर्फ यही नहीं है, जैसे आपने कितने बच्चे ये फॉर्मूला को देखे हो, देखा तो जरूर होगा, ठीक है। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ Yes, मोशन है sir. आपका v बराबर u प्लस एटी फिजिक्स में। तो इसका यूज कहां पर सर करते हैं, नेक्स्ट क्या क्लास में इसको, फिर समझा दोगे. क्या नेक्स्ट क्लास में, सर इस फॉर्मूले से सर क्वेश्चन निकलवाओगे नेक्स्ट क्लास में. इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का, हाँ इस पे क्वेश्चन करेंगे, बस इसको आप अभी के लिए बस थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ कि v बराबर u प्लस एटी का यूज अगर कोई आपसे पूछे ना, तो आप ये मत बोलिए कि सर वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं या वेग निकालने के लिए करते हैं, नहीं, वेलोसिटी निकालने के लिए तो करते ही हैं। यहाँ पर 4 वेरिएबल है, v u a और t, इन चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा निकाल देंगे। हो सकता है कभी आपसे एक्सलेशन निकालने के लिए बोला जाए, हो सकता है कभी टाइम निकालने के लिए बोला जाए, हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है हमें क्वेश्चन में। तो सिमिलरली इस वाले फॉर्मूला का जो यूज है, कभी आपसे nth टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी आपसे पहला टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी आपसे d निकालने बोला जाएगा, कभी आपसे n निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल होते हैं, an a n d। an मतलब nवां पद, nth टर्म, a मतलब पहला टर्म, n मतलब किस नंबर के टर्म की आप बातें कर रहे हो, और d मतलब सार्वंतर। इन चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछे इसका यूज तो बोलना सर एक रिलेशन है 4 वेरिएबल में, इन चारों में से कोई भी
3 दे करके चौथा पूछा जा सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कभी डी निकालेंगे, कभी एन निकालेंगे, कभी ए निकालेंगे। चलिए ठीक है, इसी पे आज की क्लास एंड करते हैं। अगले क्लास में इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एज अ होमवर्क है। ठीक है, चलो बस ट्राई करिएगा, अगले क्लास में इस पे सर इसका है ना वापस है सर, वो क्या कहते हैं, हाँ ये निकालिए, इसको पाँच है आप सर। सॉल्व कर सकते हो। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करके डिस्कस कर लेंगे।